दृष्टि से उत्तराखंड राज्य में सरकार ने प्रारंभ से ही प्रयास करते हुए और इसको पूरी तरीके से नियंत्रण में रहे, इस प्रकार से काम किया है। वर्तमान में राज्य के अंदर कोरोना को लेकर जो अगले 3, 4, 5 महीने की तैयारी होनी चाहिए, उस तैयारी को हमने विधिवत रूप से न केवल किया है अपितु उसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी लगातार जहां आपातकालीन कैबिनेट की बैठक, जहां लगातार प्रत्येक दिन अधिकारियों के साथ बैठकर उसकी मॉनिटरिंग, किस चीज़ की आवश्यकता है, इस सारे काम को विधिवत रूप से संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य के अंदर जो ये प्रयास सरकार का रहा है, लेकिन चूंकि अब लाखों लोगों को हमें राज्य के विभिन्न भागों से उत्तराखंड राज्य में लाना है, हालांकि प्रवास पूर्वक सरकार उन सबको क्वारंटाइन करने की, आइसोलेट करने की, विधिवत रूप से जांच करने की, इस प्रकार की प्रक्रिया से गुजार रही है। लेकिन तब भी इस सब प्रक्रिया के बावजूद भी ऐसी परिस्थिति कभी ना कभी सामने आ जाती है जिससे कि वहां से आए हुए लोगों में जांच के उपरांत भी कोरोना पॉजिटिव आ जाता है। कल ही उत्तरकाशी में एक प्रकरण ऐसा आया है जो सूरत से कोई आए थे और अभी उनका विधिवत रूप से कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनको एडमिट करा गया, जो उनके साथ थे उन्हें क्वारंटाइन किया गया है। तो इस प्रकार से राज्य में जो वर्तमान में 68 में से 21 हमारे एक्टिव केस हैं, 46 हमारे जो रिकवर हो गए हैं, और एक ऐसा है कि जो कोरोना भी थी और जिसको अन्य बीमारी भी थी, जो एम्स ऋषिकेश ने बताया कि उसकी डेथ कोरोना के कारण नहीं हुई लेकिन कोरोना पॉजिटिव वो थी। पहले भी मैंने बताया कि राज्य में जो रिकवरी रेट है वो 70 के लगभग है। जो राज्य में सैंपल पॉजिटिव आ रहे हैं लेने के बाद वो 0.76% है। राज्य में 4 लैब जो टेस्टिंग कर रही है, लेकिन 2 और की अनुमति हमें कभी भी मिल सकती है, जिसकी प्रक्रिया पूरी हो गई है और भारत सरकार ने पिछले दिनों हमें इस संबंध में जानकारी भी दी थी कि करेंगे। इसी प्रकार से हमने कोरोना की दृष्टि से पूरे 11 जनपदों में हमारे आईसीयू नहीं थे, उनकी स्थापना कर ली। केवल 2 जिले हमारे शेष बचे हैं, उनमें भी जल्दी ही हम लोग आईसीयू प्रारंभ हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा चाहे 8 जनपदों में, चाहे देहरादून दून मेडिकल कॉलेज या इससे अलग हमारा 3 अन्य जो मेडिकल कॉलेज हैं, उन सब में भी आईसीयू और साथ साथ वेंटिलेटर और बाईपैप मशीनें इत्यादि की व्यवस्था हम लोगों ने की है। ई संजीवनी पिछले दिनों हम लोगों ने टेलीमेडिसिन प्रारंभ की थी इस कोरोना को देखते हुए। पिछले ही दिनों हमने डॉक्टरों की पर्याप्त मात्रा में भर्ती की थी, अनेक प्रकार की छूट दी थी। मेडिकल कॉलेजों में वहाँ के प्रधानाचार्यों को छूट दी थी, जिलों में जिलाधिकारी को इसका दिया था कि पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की भर्ती की जाए। वर्तमान में हमारे यहाँ जो पद सर्जित है उसके पद सर्जित के अगेंस्ट में अगर हम बात करें तो 2100 के लगभग डॉक्टर हमारे पास इस समय हैं। 180 पद ऐसे थे जो हमने किन्हीं कारणों से जो हमारे रिटायर होने वाले लोग थे उनके लिए रखे थे, अब उनको वापस लेके हमने उनपे भी डॉक्टरों की भर्ती के लिए तत्काल प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश के अंदर हमने एक बहुत बड़ा काम किया कि जो हमारे राजकीय कर्मी के पेंशनर्स हैं उनको आयुष्मान भारत और अटल आयुष्मान जो उत्तराखंड है उसमें लाभ देने का शासनादेश भी हम लोगों ने किया था। तो इस प्रकार से अगर हम कहें कि मेडिकल के क्षेत्र में हमने कोरोना की दृष्टि अभूतपूर्व काम किया है और वर्तमान समय में हमने पहले सितंबर तक और अब अगले 2-3 महीने तक की पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी उसकी दृष्टिगत राज्य सरकार ने सारे काम को किया है। एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने थी, जो प्रवासी उत्तराखंड के लोग थे उनको लाने की बड़ी समस्या ये इस रूप में थी। और दूसरी समस्या ये थी कि जो हमारे राज्य के एक जनपद से दूसरे जनपद में जाने वाले लोग थे जो लॉकडाउन के कारण फंस गए थे, इन दोनों को हमने बहुत ही एकदम तीव्रता के साथ, तेजी के साथ काम किया है। वर्तमान में लगभग
1,80,000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने पंजीकरण हमारे यहाँ कराया है। अभी तक 30,000 के लगभग लोगों को हम उत्तराखंड राज्य में लाए हैं। जो 30,000 लोग उत्तराखंड राज्य में आए हैं, इन सबको लाने के बाद इनका जहाँ भी हमने केंद्र बनाया है, चाहे वो हरिद्वार हो चाहे वो उधम सिंह नगर हो, इन केंद्रों पर सबसे पहले उनकी ठीक प्रकार से हम जांच इत्यादि कर रहे हैं। इसमें 1-2 दिन ज़्यादा लग रहा है। तो मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसे जो लोग बाहर से हैं उनको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने राज्य में आने के बाद अगर 1 आध दिन 2 दिन ऐसे लगते हैं तो इसमें पूरी तरीके से प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि इसमें जांच, जितने लोगों की जांच ठीक प्रकार से हो, बारीकी के साथ हो। इस बीच में एक समस्या हमारे सामने हो रही थी। वो समस्या थी कि जो लोगों को हम जिन जनपदों का उन जनपदों में भेजें, वहाँ 2 तरह की बातें थी। उनको क्वारंटाइन सामूहिक रूप से कहीं कॉलेज में करें या उनको कहीं आइसोलेट करना है तो कहाँ करें। गांव में एक ऐसा वातावरण का निर्माण हुआ था कि जिसमें ऐसा लगता था कि गांव में वो लोग जाएं या ना जाएं। हम लोगों ने अभी पिछले दिनों एक शासनादेश करके ग्राम प्रधान को कोई बजट दिया है और उस बजट के माध्यम से उनको कहा कि आप इस व्यवस्था को करिए। और ये निर्णय सरकार ने पिछले दिनों लिया कि जो लोग क्वारंटाइन के लिए उस गांव में जाएंगे, यदि उनके यहाँ घर पर रहने की व्यवस्था है तो वो अपने घर पर होम क्वारंटाइन रहेंगे। यदि घर पर नहीं है तो गांव के अंदर ही वो व्यवस्था, गांव के बाहर जो स्कूल होगा इत्यादि होगी, प्रधानों के माध्यम से हम उसको करेंगे। अब इसमें भी तेजी आनी शुरू हो गई है और ये विधिवत रूप से काम चल रहा है। इसी प्रकार से मित्रों, ये जो 30,000 लोग हैं, ये हम अन्य राज्यों से, चाहे वो राजस्थान हो, जम्मू हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, इन राज्यों से अभी हम लेकर आए हैं। अन्य राज्यों से भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं। जहां हमारे लोग हैं जिनका पंजीकरण हो गया है, उनकी सूची निकालकर जैसे जैसे राज्यों के और हमारे बीच में सहमति बन रही है, हम लोग तत्काल उनको ले रहे हैं। इस बीच में 35,000 से ज़्यादा ऐसे लोग थे जो लॉकडाउन में विभिन्न जनपदों में फंसे हुए थे। उन 35,000 को भी हमने ये प्रयास किया है कि वो अपने जनपदों में जाकर, और जो उदाहरण के तौर पर उत्तरकाशी का कोई व्यक्ति देहरादून में था, देहरादून से उत्तरकाशी जाए, तो ये संख्या भी बहुत बड़ी थी जिसको भी हमने किया है। इसी प्रकार मित्रों, हम लोगों ने जो लोग अपनी गाड़ी से, जो लोग फंस गए थे, उनके पास अपना व्हीकल है, उन लोगों को भी अनुमति इस रूप हमने दी है। इस बीच में हम लोगों ने जो बाहर कोई व्यक्ति फंसे हुए हैं और उनके परिवार के लोग उनको जाकर लाकर आना चाहते हैं सेम डे, उन लोगों को भी हमने अनुमति इस रूप में दी है। वो भी एक पर्याप्त मात्रा में है जो आए हैं। शर्त यही थी कि उनको ठीक से उनकी डॉक्टरी वगैरह होगी, क्वारंटाइन किया जाएगा, और ये काम हम विधिवत रूप से कर रहे हैं। इसी प्रकार से अभी जो हम लोगों के सामने एक और बड़ी चुनौती भी है और जिसको हम कर रहे हैं कि जो ये प्रवासी उत्तराखंडियों की संख्या वो बहुत बड़ी है, इसको हम केवल बसों के माध्यम से लगातार लाएं, ये चुनौती बड़ी भी है। और ऐसा भी लगता है कि इससे अलावा भी हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो हमने ट्रेन के लिए भारत सरकार से और उन राज्यों से संपर्क किया है और उम्मीद है कि कल से ये काम प्रारंभ हो जाएगा। अभी विधिवत रूप से सूचना शायद आज आ जाएगी, लेकिन अभी ये तय हुआ है कि 10 तारीख 11 तारीख में कुछ ट्रेनें वो हरिद्वार के लिए वहाँ से चलेंगी उन राज्यों से। एक ट्रेन ऐसी भी होगी जो हरिद्वार से अलग, जो हमारी संभव थे वो देहरादून या उधम सिंह नगर में काठगोदाम तक आएगी। तो ये लगभग हमारा फाइनल स्थिति में है और बातचीत होकर हो गया है। इसका विधिवत आदेश भी आज आने की संभावना है। इसी प्रकार से मित्रों, हम लोगों ने एक बहुत बड़ा काम हमारे सामने था कि ये जो लोग आ रहे हैं, कुछ लोग लॉकडाउन से पहले आ गए, कुछ लॉकडाउन के मध्य आ गए, कुछ अब लॉकडाउन तीसरे चरण में आए हैं। इन लोगों को रोजगार से जोड़ने की बात थी। हमने इसके लिए, मैंने पहले ही बताया था कि हमने पंजीकरण की व्यवस्था बनाई थी डीएम के माध्यम से। हमने पलायन आयोग को इस पर लगाया था और जैसे जैसे हमें क्वेरी आती जा रही है, जैसे जैसे सूचनाएं आ रही हैं, हम उन सूचना के मद्देनजर उन लोगों के आने वाले समय में रोजगार क्या उनको दें, इसके लिए भी काम कर रहे हैं। जो राज्य के अंदर हमारी 19 नई नीति बनी थी, उन नीतियों से अलग मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत भी
हम लोगों ने उनको आमंत्रण करने का काम शुरू किया है। इसके लिए जो लोग आएंगे उन लोगों को 25%, 20% इस प्रकार की सब्सिडी हमने रखी है। 25 लाख और 10 लाख का हम उनको ऋण देंगे जो निर्माण काम में लगेंगे या जो सेवा के सर्विस सेक्टर में काम करेंगे। इस पर भी हम लोगों ने तेजी से काम करने के लिए संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इससे अलग हम अगले 2-3 दिन में शहर के लिए जो शहर में हमारे लोग रहते हैं खास तौर पर, और वो इस तरह के लोग हैं जो नीचे का रूप में जो काम करते हैं, मजदूर हैं, उन लोगों के लिए भी हम एक बड़ी योजना अगले 3-4 दिन में लेकर आ रहे हैं। उन लोगों का भी पंजीकरण कराएंगे। पंजीकरण के बाद उनको 3-4 महीने के रोजगार की और ट्रेनिंग इत्यादि की व्यवस्था कराएंगे। उसके बाद उनको एक निश्चित करेंगे कि इतने दिन का रोजगार उनको प्राप्त हो। ये भी हम बहुत जल्दी आपके सम्मुख लेकर आ रहे हैं। जैसा आप विदित है कि कोरोना को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने किसी प्रकार के धन की कमी ना आए इस व्यवस्था को बनाया है। सब जनपदों को हमने पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध कराई है और उन जनपदों से उम्मीद की कि जो किसी भी रूप में, चाहे वो रहने वाले मजदूर हो या अन्य राज्यों के टूरिस्ट हो या ऐसे लोग हो जिनके पास राशन कार्ड इत्यादि की व्यवस्था नहीं है, उनको पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए और अन्य प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं जनपदों में वो भी सुनिश्चित करने को कहा गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट को पहले हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में धन दिया है और उनको कहा है कि आपको प्रक्रिया से भी छूट दी गई है। यदि आपको ऐसी प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता हो जो टेंडर इत्यादि से अलग भी हो और आप उसको अपना सकते हैं, यानी भारत सरकार क्या कोई इस प्रकार की एजेंसी है उसके माध्यम से लेना है या पूर्व में जो टेंडर आपने किए होंगे वो रेट है, तो इस प्रकार की भी छूट उनको हमने दी है। इसी प्रकार की छूट हमने जो हमारा आयुष डिपार्टमेंट है उसको भी दी है कि वो कुछ ऐसी दवाई खरीदना चाहते हैं जो कोरोना के लिए हेल्प है, जो कोरोना को कहीं ना कहीं जीतने के लिए उन्होंने भी एक अपना इस प्रकार की व्यवस्था बनाई है। उनको भी ये छूट हमने दी है कि पूर्व में जो आपने ई टेंडरिंग के माध्यम से रेट आए हैं उस पर आप खरीद सकते हैं। तो ये व्यवस्था भी हमने की है। कोरोना वॉरियर्स के लिए जो एक बहुत बड़ी बात है कि ये सारे लोग, इसमें आप हमारे मित्र हैं जिनके माध्यम से हम ये सारी चीज़ें आज जनता तक पहुंचा रहे हैं, या हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं या हमारे स्वच्छता कर्मी हैं, पुलिस है, ये सब ऐसे लोग हैं। इनके लिए भी 10 लाख यानी इलाज इनका फ्री है ही, उसके साथ साथ अगर कोई दुर्घटना इस प्रकार की होती है तो 10 लाख रुपए तत्काल उनको दिए जाने की व्यवस्था हमने की है। ऐसे लोग जो खाद्यान्न के क्षेत्र में हमने पर्याप्त काम किया है। अंत्योदय और बीपीएल के लिए पहले से ही 3 महीने का एडवांस और अगले 3 महीने तक फ्री राशन की व्यवस्था ये की गई है। बीपीएल के लिए पहले 3 महीने का एडवांस, उसके बाद 14 किलो और अब आगे 20 किलो राशन की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा इस प्रकार की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के अंदर लगभग अगर मैं कहूँ कि 40 लाख जो राशन कार्ड धारक हैं उन सबको किसी ना किसी रूप में इस प्रकार की राशन की व्यवस्था हम लोगों ने की है। कहीं भी जो ऑनलाइन नहीं थे उनको तत्काल ऑनलाइन कराकर और इस महीने से उनको भी राशन वितरण का काम विधिवत रूप से शुरू हो जाएगा। एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, क्योंकि आज अगर हम देखें कि हमारी जो 4 धाम यात्रा है इत्यादि है वो सब उस रुकी पड़ी है, तो एग्रीकल्चर से बहुत उम्मीद है। इसके लिए एग्रीकल्चर मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। जो कृषि है, बागवानी है, डेयरी है, मत्स्य है, ये ऐसे क्षेत्र है जिनमें बड़ी संभावना है। तो उसमें हमारे उच्च शिक्षा मंत्री हैं और बाल विकास मंत्री हैं, महिला कल्याण बाल विकास मंत्री हैं। इन दोनों को भी उसमें रखा गया है और वो जल्दी अधिकारियों के साथ लगातार बैठक करके और सरकार को संस्तुति देंगे, जिसके आधार पर हम लोग इस सेक्टर में और प्रभावी काम करेंगे। इसी प्रकार से हम लोगों ने अभी ओलावृष्टि के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सारे जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि तत्काल आप उनकी ठीक प्रकार से जांच करके और सरकार को रिपोर्ट सबमिट करें ताकि उन लोगों को भी कुछ रिलीफ मिल सके। इसी प्रकार से गेहूं को पहले बताया था कि 20 रुपये बोनस के साथ हमने पूरे प्रदेश के अंदर 240 के लगभग ऐसे केंद्र बनाए हैं, क्रय केंद्र, जिन पर आज तेजी के साथ
गेहूं का क्रय किया जा रहा है और 48 घंटे के अंदर अंदर उनको सुनिश्चित है कि वो सारा पैसा उनको प्राप्त हो जाए। इसी प्रकार से जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं, हमने उनके लिए भी सुनिश्चित किया है कि ऐसे 1,70,000 जो हमारे केंद्र हैं उनमें जो गर्भवती महिलाएं हैं और 6,20,000 छोटे बच्चे हैं, उन पर घर पर ही टेक होम राशन की व्यवस्था हम लोगों ने की है। ये भी हम लोग ठीक प्रकार से व्यवस्था इसकी की जा रही है, ठीक प्रकार से काम हो रहा है। भवन निर्माण से जुड़े हुए श्रमिकों के बारे में आपको पहले भी मैंने बताया कि 1-1 लाख शुरू में और 1-1 लाख बाद में 2-2 लाख रुपए जो पंजीकरण है जिनका श्रम विभाग के अंतर्गत 1-1 हजार शुरू में 1-1 हजार बाद में, ऐसी संख्या भी लगभग 1,98,000 श्रमिक हैं जिनको हम 2 बार ये पैसा दे चुके हैं। मनरेगा हमने पूरी तरीके से खोला है, इसमें 8,000 से ज़्यादा कार्य प्रारंभ हो गए हैं। 1 लाख के लगभग श्रमिक इसमें जुड़ चुके हैं जो काम कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम अपने राज्य के लिए मानते हैं। हमारे राज्य के अंदर जो निर्माण काम थे, चाहे वो नेशनल हाईवे का काम था, रेलवे का काम था, कुंभ का काम था, PWD के काम थे या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के काम थे, इन सारे कामों को मंजूरी दे दी गई है। और केवल मंजूरी नहीं दी, अपितु इसमें वर्तमान में जो सूचना प्राप्त हुई है कि 20,000 से ज़्यादा ऐसे श्रमिक जो यहाँ थे उनके द्वारा इस काम को प्रारंभ किया है। इसी प्रकार से उद्योगों को राज्य के अंदर हमने पूरी तरीके से जिन्होंने हमसे अनुमति मांगी उनको अनुमति दी गई है। हालांकि अभी जो जानकारी मिली है, जो उद्योग अपनी पूरी कैपेसिटी पर नहीं चल पा रहे हैं, उनके कई कारण हैं, उनके अपने भी कारण हैं और कुछ श्रम यानी मजदूरों के लिए भी थोड़ी प्रॉब्लम है। टेक्निकल जो लोग चले गए थे राज्य में, अभी उनको लाने की अनुमति हमें नहीं मिली। इस कारण से थोड़ी दिक्कत इस सामने हमारे आ रही है, चाहे वो 4 धाम का प्रोजेक्ट है, रेलवे का हो, कुंभ का हो या इस प्रकार के PWD के काम हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना के काम हो। इसमें टेक्निकल लोगों की दिक्कत है। हमने भारत सरकार को कहा है कि हमको अनुमति दे दें, यदि अनुमति मिल जाती है तो हम उनको भी लेकर आएंगे। इसी बीच में हमने, जैसा भारत सरकार ने निर्देशित किया था कि हम समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत जो राज्य के अंदर वृद्धावस्था, विधवावस्था और दिव्यांग अवस्था, इन लोगों को हम 1-1 महीने की एक्स्ट्रा पेंशन इस प्रकार देंगे। ये काम हमारे राज्य में तेजी से शुरू हुआ है। अभी हमने वृद्धावस्था 4,50,000, दिव्यांग 71,000 और 1,66,000 विधवा पेंशन, ये सारी उनके अकाउंट में चली गई हैं। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत हम लोगों ने लगभग राज्य के अंदर 25,000 से ज़्यादा किसानों को वो भी हम लोगों ने अभी शुरुआत कर दी है, वो भी हमने शुरुआत की है, वो 6,000। इसी प्रकार से हम लोगों ने जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात थी, जो महत्वपूर्ण इसलिए मैं कहूँगा कि एक ऐसा केंद्र है हरिद्वार, जहाँ दिल्ली और दिल्ली के साथ साथ जो हमारे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जहाँ लोगों की आस्था इस रूप में थी कि आदमी का यदि उनका सर्जन की कोई डेथ हो जाती है, उसको वो हरिद्वार लाकर उसका अंतिम संस्कार करें। उत्तराखंड राज्य में सारे भावना यही है कि वो हरिद्वार में मैक्सिमम लोग जाते हैं, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रक्रिया लंबी होने के कारण अनुमति लेना, इतने ही लोग जाएंगे, तो ये प्रक्रिया उन्होंने अपने गांव में, अपने शहर में ही पूरी की। लेकिन उनकी जो अस्थि थी उन पर प्रतिबंध लगाया गया था, वो अस्थि नहीं ला सकते। हमने पिछले दिनों कैबिनेट में निर्णय लिया कि वो सब लोग जो इस प्रकार से उनको पैनिक थे, दिक्कत आ रही थी, वो अन्य प्रकार के माध्यमों का उपयोग करके सरकार से बातचीत कर रहे थे, हमने उसको भी खोलने का काम किया और आज ये जो संस्कार है शुरू हो गया है, ये भी चल रहा है। तो इस प्रकार से मित्रों, हमने राज्य के अंदर कोरोना को लेकर जहां पिछले दिनों से, यानी जो मार्च से शुरू करके जहां पहला केस भारत में आया था, हमने उसकी सारी व्यवस्था बनाई और आज हम इस स्थिति में है कि अपने लाखों लोगों को लगातार लाने के बाद भी उस व्यवस्था में है कि उन सबको हम विधिवत रूप से क्वारंटाइन करें, आइसोलेशन में आवश्यकता हो वहाँ जाएं, भर्ती करने की आवश्यकता भर्ती करें, गाँव में लेकर जाएं। ये सब व्यवस्था हमने इस कारण से बना पाए कि इसमें
हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी लगातार निरंतर इस काम को मॉनिटरिंग करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। आज ये पूरी सूचना थी जो हमने पहले लॉकडाउन से शुरू करके 22 तारीख से आज तक इस सारे काम को हमने पूरा किया है। देखिए, दो चीज़ें हैं, ये बात सही कही आपने, दो चीज़ें हैं। एक वो है कि जो किसी भी रूप में अनुमति ले रहे हैं, किसी भी रूप में, मोटरसाइकिल, कार, अपनी व्हीकल, और उनको जब अनुमति मिलती है तो बाद में लगातार उनसे मॉनिटरिंग करके जब वो राज्य में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश के समय ही उनकी जो स्क्रीनिंग है वो होती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं कि जो आने के बाद वो 1 दिन या 2 दिन कहीं और रहे और बाद में अपने गांव चले गए, और गांव जाने के बाद उन्होंने उस प्रकार से जो क्वारंटाइन किया था उसका पालन नहीं किया जो करना चाहिए था उनको, और बाद में फिर जब सूचना मिली कि उनकी तबीयत खराब हो गई, तबीयत के बाद उनकी डॉक्टरी वगैरह की तो कहीं एक आध पॉजिटिव केस ऐसा भी आया है। तो मैं पुणे ऐसे सभी लोगों से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो बाहर से आ रहे हैं उन सबको पूरी तरीके से पालन करना चाहिए। यदि क्वारंटाइन करने के लिए उनका होम हो रहे हैं, घर पे हो रहे हैं तो घर पे, और अगर वो सामूहिक रूप से कहीं रखे जा रहे हैं तो वहाँ, और इस प्रकार का एक केस भी यदि आ जाता है तो बहुत बड़ी क्षति पहुंचा सकता है। इसमें भारत सरकार संभवतः कल इसका जो जारी करना है, कल बुलेटिन जारी होगा भारत सरकार की ओर से, क्योंकि जो कैटेगरी होनी है वो वहीं से हो रही है। इसमें राज्य सरकार से केवल जो रिपोर्टिंग है पर डे की वो मांग रहे हैं, ले रहे हैं, वो हम दे रहे हैं। बाकी उनको किसको रेड में रखना, ऑरेंज में रखना, ग्रीन में रखना, वो तय कर रहे हैं। हमारे राज्य में ये सही है कि एक ही रेड जिला है अभी तक, और हमें वो भी 21 दिन हो गए, कोई केस वहाँ नहीं है, तो उस आधार पे तो मुझे उम्मीद है वो भी चेंज होना चाहिए। ये सब निश्चित रूप से, मैंने पहले कहा कि ये इतना, अगर हमने जरा सी भी लापरवाही की, वो लापरवाही केवल आपको परेशान नहीं करेगी, आपके परिवार को नहीं करेगी, वो राज्य को पैनिक करेगी, वो देश को पैनिक करेगी। इसलिए ये लापरवाही इस तरह की नहीं होनी चाहिए, और अगर होती है तो फिर हम लोग कार्रवाई करते भी हैं। जो ट्रेन से आने वाले लोग हैं वो संख्या में इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ अभी पूरी, कि चूँकि लगभग 5 ट्रेनों से भी बातचीत हुई है, और अलग अलग राज्य हैं जिनसे बातचीत हुई है। आज शाम तक उसको हमारी मौखिक बात फाइनल हो गई है कि होगा, लेकिन अभी आदेश विधिवत आ जाए तो विधिवत रूप से मैं बताने में अच्छा लगेगा कि कहाँ से कौन सी ट्रेन आ रही है। लेकिन ये मानकर चलिए कि 5 ऐसी ट्रेनें जो कल और परसों में आने की संभावना है, तीनों तरीके से। बल्कि कोई अपने वाहन से आना चाहते हैं वो भी आए, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस के माध्यम से आना चाहे उससे आए, जो ट्रेन से आएंगे तो ट्रेन की व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। इसमें थोड़ा समय लग रहा है, दोनों राज्यों की भी अनुमति है और भारत सरकार की भी। जब हमारा कोई परिवार का सदस्य और इस प्रकार बाहर हो तो हमारी ये रहता है कि हम उसको अपने घर पे लेकर आएँ, राज्य में लेकर आएँ। हम लोग तो भारत से के लोग जो दुनिया में किसी भी देश में उनको भी लेकर आ रहे हैं, तो इस प्रकार से जो हमारे लोग हैं, राज्य के लोग हैं, वो इस रिस्क को भी हम स्वीकार करेंगे, इस रिस्क को भी हम उठाएंगे, लेकिन अपने लोगों को राज्य में लेकर आएंगे। बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए भी, और हमने इसी चैलेंज को स्वीकार करते हुए व्यवस्था बनाई है। कोई व्यक्ति बाहर से आएगा, आने के बाद उसकी जब जहाँ से आएगा वहाँ उसकी स्क्रीनिंग होगी, राज्य में एंट्री करेगा, जहाँ सेंटर बनाया वहाँ स्क्रीनिंग होगी। इसीलिए 2-2 दिन लग रहे हैं। चमोली के लोग जो हरिद्वार में आए थे वो 2 दिन के बाद कल सुबह निकले हैं। कल सुबह 2 दिन तक मैंने उनको खुद समझाया, वो पैनिक थे, थोड़ा गुस्से में थे, कह रहे थे हमें वहाँ से लाके यहाँ डाल दिया, लेकिन चूंकि बारीकी से उनकी डॉक्टरी हो रही है। जब वो वहाँ जाएंगे, वहाँ प्रधान को एक जिम्मेदार आदमी है, हमने उनको कहा कि जब क्वारंटीन करेंगे वो घर में हो या कहीं हो, वो सूचना वो भी दे रहे हैं, और उनके द्वारा भी हम लोग लगातार हमारे जो जिले के डॉक्टर हैं उनके संपर्क में हैं। जैसा कोई गया, उसका फ़ोन नंबर लिया हुआ है, उसको दूसरे दिन तीसरे दिन फ़ोन से टेलीफोनिक वार्ता होती है, बताइए आपका स्वास्थ्य ठीक है, कोई किसी तरह का दिक्कत तो नहीं है। तो ये नहीं है। देखिए, जितने संभावना होगी वो सारी संभावनाओं पर विचार करते हुए सरकार काम कर रही है। लेकिन इस सब में जो आपने कहा रिस्क फैक्टर है, उसको हमने स्वीकार किया है, और वो है, लेकिन हम इसको छोड़ नहीं सकते। अपने लोगों को हम कहें कि साहब रिस्क फैक्टर है, इसलिए आप वहीं रहिए जहाँ है हिंदुस्तान में, हम आपको राज्य में नहीं लाएंगे, ये सरकार ऐसा नहीं कर सकती। ये अलग अलग है, ये नहीं बताया जा सकता। ये तो अलग अलग, जिस उद्योग को मान लिया 20 टेक्निकल स्टाफ चाहिए, उसके यहाँ 10 है, वो 10 से चला रहा है, लेकिन वो 10 हो रहा हो सकता है। जैसा हमारे PWD के काम, हमारे NHI के काम, हमारे रेलवे के काम, कुंभ के काम शुरू हुए थे,
तो वहाँ भी जब बातचीत हुई मॉनिटरिंग में, ये कहा कि कुछ टेक्निकल स्टाफ अभी हमारा चला गया है, तो जितना है उससे काम ले रहे हैं। जैसे जैसे उनकी डिमांड आएगी, अब जैसा कोई डिपार्टमेंट कहेगा भारत सरकार अगर गाइडलाइन में देती ला सकते हैं, तो फिर हम डिमांड मांगेंगे उनसे, बताइए आपके किस राज्य में कितने लोग हैं, तब देखिए जो अलग अलग है। इसमें जिन लोगों ने पंजीकरण कराते हुए अपने, मान लिया 3 लोग हैं, तीनों के नाम लिखवाए हैं, तो हम लोगों ने टेलीफोनिक पर यह भी प्रयास किया है कि संख्या का भी पता कर लें। लेकिन अब ये भी सही है कि कहीं कहीं ये भी आपके माध्यम से और अन्य माध्यमों से मिली है कि किसी परिवार ने एक ही पंजीकरण कराया है। कुछ लोगों ने ऐसा पंजीकरण किया कि अपनी गाड़ी से हैं, उन्होंने केवल कहा है कि हमारे पास अपनी गाड़ी है, हम 5 लोग हैं, तो वो भी हमने किया है। लेकिन हम लोगों का यह प्रयास है कि जब हम उस राज्य में किसी भी रूप में लाते हैं, तो हम सबसे पहले उस राज्य की कैलकुलेशन करके उनसे बातचीत करके टेलीफोनिक, तब वहाँ बस इत्यादि की व्यवस्था करते हैं। ये डाटा भी नहीं है हमारे पास कि 1,80,000 पे टोटल कितने, नहीं है पूरा डाटा, वही तो मैं बताया डाटा। ऐसा डाटा नहीं है ना जैसा आप वहाँ रहे, आप तो आप इसके व्यवस्था में जाइए, आप इसकी व्यवस्था में रहिए। व्यवस्था क्या है, आप इसे मत करिए कि 3 है कि 3.5 है कि 4 है कि 4.25 है। आप सरकार की व्यवस्था में जाइए, सरकार की योजना में जाइए, उन लोगों को हमें पैनिक नहीं होने देना, इस पर जाइए। ये वो समय नहीं है कि आप इस चीज़ में जाके बताइए 3 थे 3.5 थे। अब उन्होंने हमें फ़ोन किया, हमने फ़ोन नोट किया, उन्होंने कहा हम 3 लोग हैं, हमने 3 लिखे। उन्होंने कहा कि हम 1 है, 1 लिखा। लेकिन उसके बाद भी यदि उनका परिवार है, रजिस्ट्रेशन एक ने कराया, हम उसको छोड़ेंगे थोड़ा ही, उसको भी लेकर आएंगे। नहीं जितने आना चाहेंगे हम जब लाएंगे उनको एक एक करके ला रहे हैं हम। जैसा अभी 30,000 लाए हैं, मान लिया हम कल को सूरत से लाना है, तो सूरत में जितने पंजीकरण हुए उन सबको फ़ोन करेंगे। परसों शाम को इस समय हमारी व्यवस्था रहेगी, आप अमुक स्थान पर आपको रहना है, वहाँ सरकार को कहेंगे, सरकार वो व्यवस्था करेगी, तब लेकर आएगी। देखिए 2 चीज़ें हैं। जैसा हमने उदयपुर जाना है, हम उदयपुर से सबसे पहले राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी को बात करेंगे, उनसे कहेंगे कि उदयपुर से हमारे इतने लोग फंसे, हम उनको लाना चाहते हैं। वो फिर हमें बताएंगे कि साहब अभी वहाँ रेड जोन है और ऐसी स्थिति हमारे पास नहीं है कि हम उन जो 400 लोग हैं उन लोगों को अलग अलग स्थान से एक जगह लाएं। अभी हम इस स्थिति में नहीं, हमें थोड़े दिन का समय दीजिए। बाद में उन्होंने डिले किया। हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि हम नहीं करना चाह रहे, हमने तेजी के साथ काम करने को कहा है। और आपने देखा होगा 30,000 लोग आ चुके हैं। ये संख्या हमारे राज्य के लिए 30,000 संख्या, आप इसको मानिए कि जिस रूप में हम चल रहे हैं वो तेजी के साथ बढ़ी है और आगे आने वाले समय में और बढ़ेगी। लेकिन उस राज्य की अनुमति लेना हमारे लिए नितांत आवश्यक है, लेनी ही पड़ेगी हमें। जैसा उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ 600 लोग हैं पश्चिम बंगाल के, वो इतने परेशान हैं, वो रोज आना पर डे, कहीं ना कहीं उनको काउंसलिंग करनी पड़ रही है। हमको पर डे काउंसलिंग करते हैं, कभी मैं जाता हूँ तो कभी हमारे अधिकारी जा रहे हैं। लेकिन वहाँ की सरकार से हम लगातार फैक्स संपर्क लगे हुए, लेकिन अभी तक उन्होंने इस प्रकार रेस्पॉन्स नहीं दिया कि वो उनको लेकर जाएं। तो ये प्रॉब्लम है। ये सही बात है, जैसा कम संख्या है उस संख्या के आधार पर, जैसा कहीं वहाँ जैसा सपोज करो कि 3 हमारी संख्या, जैसा औरंगाबाद से हमने क्या किया था, हमारी संख्या थी 12, उत्तर प्रदेश की संख्या थी थोड़ी ज़्यादा, तो हम लोगों ने सामूहिक रूप से प्रयास करके वहाँ से एक ही बस में वो सब बच्चे आ गए, करीब 35-34 बच्चे थे। जब वो उत्तर प्रदेश में आ गए तब हमने अपनी गाड़ी भेजी। तो कई कई राज्य मिलकर एक कहीं ऐसा केंद्र बनाकर जहाँ सब राज्यों की गाड़ी चली जाए, वहाँ से भी ले आ सकते हैं। पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, वो लोग बड़े पैनिक हो रहे हैं, बड़े दुखी भी हैं, और हम लोग उनकी काउंसलिंग भी कर रहे हैं, रोज़ उनसे मिल भी रहे हैं, उनकी व्यवस्था भी है, ठहरने की, खाने की, दवाई की सारी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। लेकिन चूंकि अब उनको लग रहा है कि उनको अपने राज्य में जाना है, वो टूरिस्ट है, राज्य की अपनी पॉलिसी है, वो अभी उन्होंने नहीं रेस्पॉन्स दिया, क्योंकि 600 है तो उनको बसें वगैरह भेजनी पड़ेंगी। अभी मोटा मोटा हम लोगों ने कैबिनेट में जो चर्चा की थी, उस चर्चा के आधार पर हमें जो हमारे ऐसे सेक्टर थे, उन सेक्टरों में जो हमारा आकलन रहता है कि इस महीने में इस सेक्टर से इतना पैसा आएगा, तो वो तो हमारे पास लिखित है, चाहे वो आबकारी हो, चाहे वो हमारा GST हो, चाहे हमारा वैट हो, चाहे हमारा अन्य प्रकार का रजिस्ट्री इत्यादि से आने वाला पैसा, वो तो हमारे पास है कि पिछले दिनों इतना था, एज्यूम हमने इतना किया था। अभी इस रूप में नहीं अभी किया हम लोगों ने, अभी तो हमने विभाग के हिसाब से किया कि यहाँ इतना, यहाँ इतना, तो वो आकलन तो हमारे पास है, उसको बढ़ाने के लिए भी हमने किया है। लेकिन अभी इससे अलग जो मेन नुकसान होता है, इससे जुड़ा हुआ नुकसान जो होता है, जैसे 4 धाम यात्रा होगी, अब 4 धाम यात्रा में हम तो टूरिस्ट की संख्या जोड़ेंगे, भाई 25 लाख आए सारे मिला, लेकिन उन 25 लाख की आर्थिक जुड़ने वाले लोग लाखों हैं।
भाई आएंगे, हमारे बस वाले होंगे, टैक्सी वाले होंगे, 3 व्हीलर वाले होंगे, होटल वाले होंगे, छोटे होटल वाले होंगे, हमारे पंडित लोग होंगे, हमारे परंपरा को आगे बढ़ाने वाले लोग, सबका बहुत बड़ा लॉस है। तो ये सब चीज़ें हैं, जितनी जरूरत पड़ेगी उनको पूरी छूट राज्य सरकार ने दी है हेल्थ डिपार्टमेंट को कोरोना से लड़ने के लिए। जब चाहे वो जितना चाहे उतने पैसा उनको दिया जाएगा, कहीं कोई फंड की कमी नहीं आने दी जाएगी। अभी जितना भी वो करेंगे, वो बार बार हमें जो रिपोर्ट कर रहे हैं, जितना मांगेंगे उतना देंगे, डिमांड जो करेंगे। नमस्कार।